सुबह के 5 बजे थे। घर के सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। सुनीता अपनी ज़रूरत का सामान एक छोटे से बैग में रखकर दबे पाँव बिना आहट किए चुपचाप घर से निकल चुकी थी। उसके पाँव तेज़ी से बस स्टॉप की ओर बढ़ रहे थे। रात का अंधेरा धीरे धीरे छटता जा रहा था। हल्का हल्का उजाला फैलता जा रहा था। सुनीता कानपुर से सीतापुर जाने वाली बस में बैठ गई। उसने इस जगह से दूर चले जाने और कभी वापस नहीं आने का सोच लिया था। 2 साल पहले ही सुनीता की शादी कानपुर के एक व्यवसायी के यहाँ हुई थी। शुरू के कुछ दिन सुनीता के लिए बहुत अच्छे थे, मगर जल्दी ही उसे हकीकत से रूबरू होना पड़ा। उसका पति प्रमोद एक नंबर का शराबी और नाकारा व्यक्ति था। उसके जेठ का ही सारे कारोबार पर कब्जा था। प्रमोद का जीवन पूरी तरह से नशे में डूबा हुआ था। उसे किसी भी चीज़ों में दिलचस्पी नहीं थी। पिछले 2 वर्षों से नौकरानी की तरह दिन भर काम करना और रात को शराबी पति की मारपीट गालियाँ सुनीता के जीवन का एक हिस्सा बन चुकी थी। उसकी जेठानी का व्यवहार उसके प्रति नकारात्मक था। वो उसे औलाद न होने, बांझ होने का ताना प्रतिदिन देती थी, जो पूरी तरह से गलत था। आदमी के नाकारेपन और कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर उसके जेठ की नज़र उसे घूरा करती थी। पिछली रात जेठ जी ने सारी मर्यादाओं को अपने गंदे इशारों को पूरा करने के लिए ताक पर रख दिया था और उसके साथ ज़बरदस्ती करने का असफल प्रयास किया, जिसका सुनीता ने ज़ोरदार विरोध किया। मगर कब तक? उसकी मदद करने वाला वहाँ कोई नहीं था। खुद को बचाने का उसके पास यहाँ से निकलने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं नज़र आ रहा था। 3 घंटे से भी ज़्यादा का समय बीत चुका था। सीतापुर आने में थोड़ा और वक्त था। सुनीता के पास मोबाइल भी नहीं था। एक बार उसके मन में आया कि वह किसी यात्री से कहकर अपने घर पर अपने आने की खबर भेज दे। उसका छोटा भाई किशन उसे लेने बस स्टॉप पर आ जाता, मगर उसने ऐसा नहीं किया। पिछले 2 सालों में 2 बार ऐसा हुआ जब वह अपने घर आई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कुछ दिन बीतने के बाद उसे फिर से उसी नरक में भेज दिया जाता, जैसे उसका जीवन उसी नरक की भट्टी में जलने के लिए ही हुआ है। बस से उतरकर सुनीता अपने गांव पहुंच चुकी थी। वह पैदल ही अपने घर की ओर आगे बढ़ रही थी। गांव के लोग सुनीता को हैरत भरी नज़रों से देख रहे थे, क्योंकि वो अकेली थी। अरे सुनीता, अकेले ही आई हो? तुम्हारे पति नहीं आए? कोई बात हो गई क्या? सामने खड़ी चौधराइन चाची सुनीता को देखकर बोली। सुनीता ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप आगे बढ़ गई। अरे दीदी आ गई। सुनीता की छोटी बहन सुनीता को देखकर उसकी ओर दौड़ी और अपनी दीदी से लिपट गई। किशन सुनीता के पास आकर उसके चरण स्पर्श करने के बाद उसके बैग को उठाते हुए बोला, अरे दीदी, तुम अकेले ही चली आई, मुझे नहीं बताया, मैं तुम्हें लेने आ जाता। सुनीता ने प्यार से किशन के सिर पर हाथ फेरा और बोली, भाई, अब मैं अकेली ही आई हूँ, अकेली ही चलूँगी। अब मेरे साथ चलने के लिए कोई नहीं आएगा, ना ही मैं किसी के साथ जाऊँगी। किशन एकटक अपनी दीदी की ओर देख रहा था। वो समझ चुका था अपनी दीदी के जीवन के दुख को। वो अपने जीजा जी की गंदी हरकतों से भली भांति परिचित था। सामने बेटी को देखकर सुनीता की माँ की आंखों में आंसू छलकने लगे। वो सुनीता को गले लगाकर रोने लगी। बाबूजी खामोश थे, जैसे कि वह सब कुछ जानकर अनजान बनने की कोशिश कर रहे हों। सुनीता ने पूरी घटना माँ को बताया और रोने लगी। अरे दीदी, तुम क्यों रो रही हो? रोएंगे तो वो लोग जिन्होंने मेरी दीदी के साथ अमानवीय कृत्य करने की कोशिश की है। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। सुनीता भाई किशन को शांत कराते हुए बोली, जिसके साथ मैंने 7 फेरे लिए, जीवन भर साथ निभाने की कस्में खाईं। जब वो ही मेरी इज्जत नीलाम करना चाहता है, तो भला हम किसके लिए लड़ेंगे? उस नाकारा और नशेड़ी इंसान के लिए, जिसके लिए पत्नी सिर्फ एक पर्दा है, अपनी नामर्दी को छिपाने के लिए। अब मैं उस नरक में वापस नहीं जाना चाहती। उस घर में जाने से अच्छा है कि मौत को गले लगा लूं। वहाँ पर रोज़ घुट घुट कर मरने से तो मौत ही अच्छी है। कहकर सुनीता खामोश हो गई। बाबूजी के पास उसके पति प्रमोद का फ़ोन आया। वो कह रहा था कि आपकी बेटी बिना बताए अपने प्रेमी के साथ भाग गई है। मेरी बेटी कहीं भागने वाली नहीं है।
वो अपने घर आई है और वापस कभी नहीं जाएगी। कान खोलकर सुन लो। इतना कहकर बाबूजी ने फ़ोन बंद कर दिया और सुनीता की तरफ देखने लगे, जैसे कि उनके एक गलत फैसले ने उनकी फूल जैसी बच्ची के जीवन को नर्क से भी बदतर ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर दिया हो। उनकी आंखों में आंसू छलकने लगे। 1 महीना बीत चुका था। पूरे गांव में सुनीता के ससुराल छोड़कर आ जाने की चर्चा हो रही थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई इसे बांझ कहता, कोई इसे आवारा कहता, कोई इसे बदचलन कहता, मगर सच को जानने समझने वालों की संख्या कम ही थी। आखिर औरत को ही गुनहगार क्यों समझा जाता है? क्या उसकी शादी के बाद उसका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं रहता? क्या शादी होने के बाद उसकी सभी इच्छाओं का अंत हो जाता है? सुनीता की परेशानियों का कोई अंत नहीं था। वो कहीं जाती तो अनगिनत नजरें उसे घूरने लगतीं। लोग उसे देखकर फप्तियां कसते, इशारे करते, यहाँ तक कि गांव की औरतें आपस में कानाफूसी करने लगतीं। वो जिधर जाती उधर ही लोगों की उंगलियां उसकी ओर उठने लगतीं, जैसे कि औरत होना एक गुनाह है, और उस औरत के लिए जो अपना ससुराल छोड़कर आई हो, उसके लिए शायद दुनिया और समाज की नज़रें हमेशा टेढ़ी ही रहती हैं। उसका दर्द समझने वाले कम ही होते हैं और उसे नोच कर खाने वाले शैतानों की कमी नहीं है। दीदी दीदी कहाँ हो, जल्दी आओ, किशन बोला। क्या है भाई, क्या हुआ? सुनीता बोली। दीदी, मैंने अपने एक मित्र से तुम्हारी नौकरी के लिए बात की थी। कक्षा 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका की ज़रूरत है। मैंने तुम्हारे लिए बात कर ली है। कल सुबह साक्षात्कार के लिए चलना है। तुम तैयार रहना, किशन बोला। सुनीता को तो जैसे इस पल का इंतज़ार था। उसके मन में फिर से एक बार अपने जीवन को बदलने और नई ज़िंदगी शुरू करने का मार्ग प्रशस्त होने जा रहा था। वो सब कुछ भूलकर एक नया जीवन जीना चाहती थी। उसने किशन को हाँ कह दिया। आज पहला दिन था। सुनीता अध्यापिका बनकर स्कूल जाने को तैयार थी। सुनीता बेटी इधर आओ, बाबूजी बोले। बेटी, तुम्हारी शादी करते वक्त मैंने लड़का देखा, घर देखा, दौलत देखी, मगर वो नहीं देखा जो सबसे ज़रूरी था। मैंने लड़के के चाल चलन को नहीं देखा। अब मुझे महसूस हुआ है कि धन, घर, दौलत से ज़्यादा कहीं मूल्यवान चीज़ है अच्छा इंसान, जो मैं नहीं देख पाया। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम तो निर्दोष हो। दोष तो सिर्फ मेरा है। अब मैं उस घर में तुम्हें कभी नहीं भेजूंगा। कल ही तुम्हारे और प्रमोद के तलाक के लिए मैंने वकील साहब को बुलाया है। अब मेरी बेटी अपना जीवन खुद जिएगी। मैं किसी की भी परवाह नहीं करूंगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। मेरी बेटी के जीवन का फैसला इस दुनिया और समाज को नहीं, हमें ही करना है, कहकर बाबूजी की आंखें छलक आईं। आज से सुनीता के लिए एक नया दिन था। वो घर से निकलकर चल पड़ी अपने नवजीवन की ओर, जहां उसे प्रताड़ित करने वाला कोई नहीं था। अब उसे अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने से कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं था। वो आज़ाद हो चुकी थी, उस जीवन से जो उसके लिए अभिशाप बन गया था। ये कहानी आज भी हमारे समाज में हर दूसरे घर की कहानी है। सुनीता के परिवार की तरह सबको अपनी बेटियों को संभालना और साथ देना चाहिए, तभी हर बेटी खुश रह सकेगी। कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।